नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल के अंदर और बाहर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको दिखाएंगे कि ईडी की रडार पर अब कौन कौन से नेता हैं और ये जो जानकारी है किसने दी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर हरियाणा कांग्रेस का जो मंथन है वो कहां तक पहुंचा है। इसके अलावा बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे क्योंकि सीपीएस की नियुक्ति को लेकर अब मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। दलीलें वहां पर पेश की गई हैं। इसके अलावा एक ऐसी बेकाबू कार की बात करेंगे जिसने कई जिंदगियों के लिए आफत खड़ी कर दी। लेकिन सबसे पहले हम आज बात करेंगे हरियाणा की हॉट सीट करनाल की। हरियाणा की हॉट सीट लोकसभा की भी है और हरियाणा की जो करनाल की लोकसभा के अलावा दूसरी हॉट सीट है वो विधानसभा की है। लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैदान में है, तो वहीं पर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब इस लोकसभा चुनाव को लेकर और उपचुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि दो मुख्यमंत्री इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये साख वाली सीट है और वहीं पर विपक्षी दलों की नज़र भी इन दोनों खास सीट पर है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का फॉर्मूला किस तरीके से कार्यकर्ताओं को बता रही है, कौन कौन सी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, इस पर नज़र डालते हैं बिग न्यूज़ बिग शो की इस पहली बिग रिपोर्ट में। – 2024 के चुनाव में पूरे प्रदेश की नजर करनाल लोकसभा सीट और करनाल विधानसभा सीट पर है। ये दोनों प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उम्मीदवार हैं, तो करनाल विधानसभा सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी मैदान में हैं। लिहाजा करनाल फतह करने के लिए रणनीति भी खास बनाई जा रही है। करनाल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कर्ण कमल में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, जिसमें चुनावों को लेकर प्लानिंग की गई। सीएम नायब सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव और उपचुनाव बड़े अंतर से जीतना है, इसी को लेकर रणनीति तैयार की गई। नई दिशा ली है और हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने एक खड़ा होकर के संकल्प के रूप में जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना आई है, मनोहर लाल जी ने उस योजना को धरातल को उतारने का मजबूती से काम। वहीं करनाल में प्रेम नगर कम्युनिटी सेंटर में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव पर चर्चा हुई। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी चुटकी ली। नायब सिंह सैनी का कहना है कि पिछले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए थे, जिससे इस बार कांग्रेसी नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। कि पार्टियां तो सभी अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगी जी, परंतु कहीं न कहीं दूसरे दलों के अंदर इस बात को लेकर के भी मंथन है कि अगर किसी बड़े नेता को उतार दिया वो हार जाएगा। वो देखते हैं कि अपना वजन किसी दूसरे के ऊपर डालें और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय का वातावरण जो बना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दीपेंद्र लड़ेंगे। वो वही उसी का परिणाम है। पिछले चुनाव के अंदर तो वो भी मैदान के अंदर उतर गया था, अब मैदान से भाग रहा है। यही तो भय इन लोगों के अंदर है। नायब सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला और कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बोलते थे कि हम लोगों को सुविधा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे,
और इनके कार्यकाल के अंदर बड़े बड़े घोटाले वो हुए हैं, उसमें इंक्लूडिंग केजरीवाल भी है। और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं। बहरहाल करनाल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि ये सीट न सिर्फ बीजेपी के लिए खास है बल्कि पूरे प्रदेश के लिए हॉट सीट बन गई है। करनाल से हिमांशु नारंग, सूर्या समाचार। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अगर बात मुख्य विपक्षी दल की करें तो कांग्रेस में अभी मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में हरियाणा की जो कांग्रेस कमेटी थी, इसकी बैठक होती है, काफ़ी देर तक मंथन होता है और स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो नामों का एक पैनल भेज दिया जाता है स्क्रीनिंग कमेटी के पास। और अब जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो इस पूरे पैनल पर नज़र डालेगी और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। यानी कुल मिलाकर अगर हम उम्मीदवार घोषित करने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है, लेकिन इन उम्मीदवारों के समक्ष कौन से उम्मीदवार खड़े करने हैं इस पर सोच विचार करके कांग्रेस अब उम्मीदवारों का चयन करेगी। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि जो उनके उम्मीदवार होंगे उनमें कई बड़े नाम होंगे जो आपको चौंका सकते हैं। लोकसभा चुनाव का रण छिड़ा है। हरियाणा में भी महासंग्राम जारी है। सियासी शतरंज पर शह मात की गोटियां फिट की जा रही हैं। बीजेपी ने हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर अपने योद्धा उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी भी असमंजस बरकरार है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की ये आखिरी बैठक थी। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और फिर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, एक सद्भावपूर्ण वातावरण में हुई और बाय एंड लार्ज सभी सीटों के पर एक अप्रोच में यूनिनिमिटी बनी रही। मैं समझ रहा हूँ कि पहली जो इसके पास सीईसी की मीटिंग होगी इसमें ज़्यादातर बड़ी सीटें क्लियर हो जाए। तारीख को कहा जाता है, हो सकता है परसों भी हो जाए। तो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि 5 तारीख तक आपके पास नाम आ। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों का पैनल तैयार किया गया, जिसे केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि जब नामों का ऐलान होगा तो कई बड़े चेहरे दिखाई देंगे। कांग्रेस ने क्रेडिबिलिटी और विनेबिलिटी को उम्मीदवारों के चयन का फॉर्मूला बताया। विनेबिलिटी है, फिर हमने सर्वे कराए हैं और विनेबिलिटी और लॉयल्टी और सर्वे यही आधार है। कांग्रेस के सभी मजबूत आदमी होंगे, सारे वरिष्ठ नेता होंगे और जिता हुआ होंगे। ये जरूरी नहीं है कि 9 के 9 का एक साथ ही फैसला हो, पर उम्मीद करते हैं कि भाई कम से कम आधा दर्जन तो हो ही जाएंगे। बहरहाल ये देखना होगा कि हरियाणा में कांग्रेस किन चेहरों को मौका देती है और किसे मायूसी हाथ लगती है। काबिल गौर है कि हरियाणा में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कुरुक्षेत्र की सीट गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर एक पैनल तैयार कर लिया गया है। इसको कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में भेजा जाएगा और उसके बाद 5 अप्रैल को होने वाली बैठक में हरियाणा के कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। हरियाणा के बाद आइए अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। वो तिहाड़ में एक रात भी बिता चुके हैं। पहली रात काफ़ी दिक्कतें भरी रही। केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो उनके मंत्री हैं उनको भी जेल जाने का डर सता रहा है। हालांकि ईडी की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं आया है। बावजूद इसके आतिशी
जो मंत्री हैं दिल्ली की, वो कह रही हैं कि अभी मेरे अलावा 3 और नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा इस वक्त काफ़ी डरे हुए हैं कि ईडी उनको काफ़ी लगातार फॉलो कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आम आदमी पार्टी इस पर अपने क्या तर्क दे रही है और वो जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं, ये दिखा रही है बिग न्यूज़ बिग शो की हमारी ये अगली रिपोर्ट। नाम आतिशी मरलेना, पहचान केजरीवाल सरकार में मंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी एक मातहत मीडिया के सामने आई और बहुत बड़े खुलासे का दावा किया, लेकिन दावे से ज्यादा उन्हें गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। आतिशी के खुलासे का दावा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले केजरीवाल के मंत्रियों का डर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केजरीवाल तिहाड़ पहुंच गए हैं तो उनके मंत्री भी डरे हुए हैं। आतिशी ये बता रही हैं कि अगला नंबर किस किस का हो सकता है। आतिशी के मुताबिक अब ईडी के रडार पर वो खुद, मंत्री सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा हैं और इन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप भी लगाया। आतिशी का दावा है कि बीजेपी उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रही है और ऐसा न करने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज भी मीडिया के सामने आए और कहा कि रामलीला मैदान की रैली से बीजेपी बौखला गई है और हमारे और नेताओं को अरेस्ट करने की तैयारी कर रही है। अगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुर्गेश हैं, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने, जिन पे हमारे पास फोन नंबर भी नहीं थे, इन लोगों के फोन नंबर भी मांगे। अखिलेश यादव का नंबर दे दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का नंबर दे दीजिए। पहली बार फोन कर रहे हैं तो उनके पास नंबर भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं उनको फोन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग इतने जूनियर थे अपनी पार्टी में, किसी से नंबर मांगे, व्हाट्सएप किए, उनसे बात हुई। सब लोग, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, ममता जी हो, स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इनका सब कुछ तो कर दिया जो करना था,
पूरा जो प्लान था वो तो खत्म हो गया, सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, मगर ये पार्टी तो अभी भी खड़ी है। वहीं आतिशी के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि आतिशी ये बताएं कि उन्हें किसने ऑफर किया है और कौन धमकी दे रहा है। आतिशी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही पुराना राग अलापा कि मुझे बताया गया है, मुझे कहा गया है, मेरे एक पहचान वाले आदमी ने कहा, तुम नाम बता दीजिए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को इन लोगों के नाम दे दिए, अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर, जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो आतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, आतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको फंसाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अब से पहले सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और अब आतिशी जी की और सौरभ भारद्वाज जी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वहीं सुनीता केजरीवाल से मिलने आप विधायक और दिल्ली सरकार के सभी मंत्री मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। सुनीता केजरीवाल से पार्टी के 55 विधायकों ने मुलाकात की। सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे मंत्रियों में आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत शामिल थे। सभी ने मिलकर यही कहा कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। बहरहाल आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली सरकार के 2 और मंत्री फंस सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 मंत्रियों का नाम लिया है। ये मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शराब घोटाले की जांच की आंच कहां तक जाती है और इस पर सियासी घमासान कहां जाकर रुकता है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात आम आदमी पार्टी की ही जारी रखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका जेल के अंदर जाने का और बाहर आने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ के जेल के अंदर जा चुके हैं, तो वहीं पर संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अभी राहत नहीं मिली है। उनका केस 6 अप्रैल को लगा है, यानी सुनवाई टाल दी गई है। अब ईडी ने संजय सिंह की जो जमानत थी उसका विरोध क्यों नहीं किया? मनीष सिसोदिया को जो जमानत मिलनी चाहिए थी वो 6 अप्रैल तक क्यों टाल दी गई? और जो बाकी आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको क्यों गिरफ्तारी का डर सता रहा है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में कोई अंदर जा रहा है, किसी को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, तो किसी को राहत भी मिल रही है और किसी के लिए राहत का इंतजार बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल जेल गए तो आप नेता संजय सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। वो 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। चलिए अब आपको बताते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत में जिरह के दौरान क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? मामले की सच्चाई यह है कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। हालांकि अदालत ने कहा कि इस जमानत को मिसाल नहीं माना जा सकता है। संजय सिंह के वकील ने कहा कि हमने कोर्ट में ईडी से 3 सवाल पूछे थे, वे किसी का जवाब नहीं दे पाए। मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है, मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। अब संजय सिंह को जमानत मिलने के मायने भी समझिए कि जमानत में कोई शर्त है या नहीं।
संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। संजय सिंह को अब ईडी ट्रायल चलने तक गिरफ्तार नहीं करेगी। संजय सिंह की जमानत की क्या शर्तें होंगी, ये ट्रायल कोर्ट तय करेगी। एक तरफ संजय सिंह को तो राहत मिल गई, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अप्रैल तक टाल दी है। सिसोदिया ने अपनी जमानत के लिए कई बार याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के बाद अब आपको लिए चलते हैं देवभूमि हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति है, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती आ रही है और मामला अब हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है, दोनों पक्ष जिरह करते हैं, दलीलें देते हैं और इस पूरी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जो अगली तारीख इसके लिए मुकर्रर की है वो 22 अप्रैल है। अब 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक लगातार इस मामले पर बहस होगी और इस बहस के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति पर कानूनी विवाद जारी है। मामला हाई कोर्ट में है और मंगलवार को सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखीं। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद 22 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इस मामले पर 22 से 24 अप्रैल तक लगातार बहस होगी और बहस के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज कोर्ट ने कहा कि आज का जो बेंच है वो इसको पूरी तरह सुन नहीं पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है इसमें हम लोग आपको एक और डेट दे रहे हैं। परंतु कोर्ट ने कहा कि ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन्वॉल्व है, बड़ा इशू है और हिमाचल सरकार ने इसमें कोशिश की कि इसमें 22 से भी डेट जो है वो 27 के बाद ली जाए। परंतु कोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने एन नंबर ऑफ टाइम इस तरह के एक्सक्यूज से आए हैं कि उन्होंने कहा कि आप इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन जो है वो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है, जो 26 या 27 के बाद लगेगी, तो इसलिए ये केस उस दिन लगाया जाए। ये एक ओरल जो है वो ओरली कोर्ट ने बोला, तो कोर्ट ने उनकी ये जो रिक्वेस्ट है वो डिक्लाइन कर दी और 22 अप्रैल 2023 को इसको जो है वो दोबारा लगा दिया। अब 22, 23, 24 लगातार 2 से 3 दिन जब तक इसमें आर्गूमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि कोर्ट ने दोबारा, मैं कहना चाहता हूँ, कोर्ट ने कहा कि यह जो मैटर है वो अति महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल की जो अमेंडमेंट 91 है उसको जो है वो चैलेंज किया गया हुआ है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एक है, तो इसलिए जितनी भी पिटीशन है उनको कंक्लूड जल्दी से जल्दी किया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि ये मामला 1 साल से चल रहा है। कोर्ट पूरी गंभीरता से सुनवाई कर रही है, लेकिन सरकार मामले को लगातार लटका रही है। हाँ, ये बड़ा विशेष सवाल है। मैंने जैसे कहा कि मेरी यह पिटीशन यानी कि PIL सबसे पहले हिमाचल हाई कोर्ट में इन द अप्रैल यानी कि 12 अप्रैल 2023 को लगी थी। उसके बाद अन्य पिटीशंस भी आई थी, तो मैं उन पे तो नहीं बात करना चाहूँगा, मैं अपनी पिटीशन की बात करना चाहता हूँ। हमने इसका आधार सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स ऐसी हैं, जैसे स्टेट ऑफ आसाम के वी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम और एक सुकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर, 2022 की एक स्टेटमेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा गया हुआ है कि कोई भी अधिकार CPS बनाने का किसी भी स्टेट को नहीं है, क्योंकि जो स्टेट्स ये सहारा लेती हैं, हमने स्पेशल लेजिस्लेशन यानी कि कोई एक्ट बनाया हुआ है, उन एक्ट को ऐसी कोई पावर नहीं है, उन जजमेंट्स ने उनको दरकिनार किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग आए हैं और हमने भी जो ये नोटिफिकेशन आई है और जो ये एक्ट है इनको चैलेंज किया हुआ है अपनी PIL माध्यम से। और आपने जो कहा, इसको मोर देन 1 ईयर जो है इस कोर्ट में हो चुका है और हमें उम्मीद है कि अब इसका निर्णय जो जल्दी से जल्दी आएगा। काबिल गौर है कि हिमाचल प्रदेश में CPS की नियुक्ति को लेकर कल्पना देवी ने याचिका दायर की है और CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है। इसके अलावा बीजेपी के 12 विधायकों ने भी याचिका दायर की है और नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। खैर, अब इंतजार कोर्ट के फैसले का है और देखना होगा कि सरकार को राहत मिलती है या फिर कोर्ट का फैसला
सरकार के लिए आफत बनकर आता है। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्य समाचार। और बिग न्यूज बिग शो के आखिर में बात ऐसी खबर की जो सबको हैरान कर देने वाली है, डरावनी भी है। दरअसल ये रिपोर्ट एक बेकाबू कार की है। दिल्ली के राजपुरा रोड के पास एक दुकान में कार जा घुसी। बताया जा रहा है कि ये कार काफ़ी तेज़ रफ्तार से आ रही थी, लेकिन एक बात अच्छी रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। क्या है पूरा माजरा, देखते हैं बिग न्यूज़ बिग शो की इस आखिरी रिपोर्ट में। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखिए, बार बार देखिए। दिल्ली में कचौड़ी खा रहे लोगों से अचानक मौत इस तरह टकरा जाएगी, यह खुद इन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दुकान पर लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग कचौड़ी खा रहे हैं। अचानक से एक तेज रफ्तार कार आती है और दुकान में घुस जाती है। दुकान में रखा सारा सामान भी तहस नहस हो गया। यह हादसा इतना भयंकर है कि जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। हादसे में 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बहरहाल आरोपी के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में पाया गया कि आरोपी चालक नशे में नहीं था। सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।